गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन कक्षाओं में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध से तात्पर्य है दो विचारधाराओं के मध्य संघर्ष, दो देशों जिन्हें तात्कालिक समय पर महाशक्ति माना गया था, महाशक्तियों के मध्य संघर्ष। दो पद्धतियों के मध्य संघर्ष और ये जब चरम अवस्था में था तो दो व्यक्तियों के मध्य संघर्ष। जब हम विचारधाराओं की बात करते हैं तो विचारधाराएं थी पूंजीवाद और साम्यवाद। जब हम दो महाशक्तियों की बात करते हैं तो एक और पूंजीवाद का नेतृत्व करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका था, तो दूसरी ओर सोवियत संघ था। जब हम दो पद्धतियों की बात करते हैं तो एक और तो उदारवादी लोकतंत्र और दूसरी ओर समाजवादी या साम्यवादी लोकतंत्र आमने सामने थे। जब हम चरम अवस्था में दो व्यक्तियों की बात करते हैं तो एक और तो जॉन फॉस्टर डलेस तो दूसरी ओर जोसेफ स्टालिन थे। शीत युद्ध को स्पष्ट करते हुए हम जो इसकी उत्पत्ति है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ऐसा नहीं है कि 1945 के बाद में ही विश्व गुटों में विभाजित हुआ था, अपितु प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद में भी ये जो विश्व है वो गुटों में विभाजित था। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ये जो पूरा विश्व है इसमें दो प्रकार के जो गुट हैं वो बन गए थे। एक जो गुट है वो तो मित्र राष्ट्रों का था और जो दूसरा गुट है वो धुरी राष्ट्रों का था। मित्र राष्ट्रों में हम सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका को लेते हैं, उसके बाद में हम सोवियत संघ को, तीसरा जो राष्ट्र था वो था इसमें ब्रिटेन और चौथा जो इसमें राष्ट्र था वो था फ्रांस। और धुरी राष्ट्र हैं उनमें हम तीन राष्ट्रों को प्रमुखता से लेते हैं, जर्मनी, दूसरा था इटली और तीसरा था जापान। 1939 तक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र हैं वो आमने सामने थे। महत्वाकांक्षाएं विश्व को विभाजित करके उस पर नेतृत्व करने की हो गई थी। जहां जर्मनी है वो यूरोप पर नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा रखता था, इटली है वो अफ्रीका के ऊपर महत्वाकांक्षा नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा रखता था
और जो जापान है वो एशिया के ऊपर नेतृत्व करने की महत्वाकांक्षा रखता था। जहां हम धुरी राष्ट्रों में उस समय नेतृत्व की बात करते हैं तो इनमें पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप थी। ये जो डिक्टेटरशिप है, ये तानाशाही है, इस तानाशाही को ये मित्र राष्ट्र स्वीकार नहीं करते और इनकी ये सोच थी कि विश्व में सभी देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार हो और पूरे विश्व के देशों में उदारवादी लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए। ये जो विचारधारा है, इनकी लड़ाई है वो आमने सामने थी। 3 सितंबर 1939 को पोलैंड पे आक्रमण के साथ, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और ये विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुई थी। 1945 में जो स्थिति सामने आई थी वो इस प्रकार की निकल कर आई थी कि जर्मनी, इटली और जापान तीनों ही राष्ट्र हैं, उनका सफाया हो गया था, उनमें तानाशाही का अंत हो गया था और जर्मनी में जो मित्र राष्ट्रों की सेनाएं हैं वो स्थापित हो गई थी। इटली, जापान की स्थिति इस प्रकार की थी और जहां ब्रिटेन और फ्रांस की हम बात करते हैं तो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गए थे। उनको आर्थिक हानि हुई थी, सैनिक हानि हुई थी, जन हानि हुई थी और 1945 में इस विश्व में दो महाशक्तियां हैं वो सामने उभर कर आई थी। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका है, उनकी जो विचारधारा है वो पूंजीवादी थी और सोवियत संघ की जो विचारधारा है वो साम्यवादी थी। दोनों देशों के द्वारा या दोनों महाशक्तियों के द्वारा मित्र राष्ट्रों में एकता के साथ में लड़ाई लड़ना इनकी एक तरीके से मजबूरी थी, क्योंकि जर्मनी है वो साम्यवादी विचारधारा का कट्टर शत्रु था और सोवियत संघ चाह रहा था कि जर्मनी का पतन होना चाहिए। इस वजह से सोवियत संघ इनके साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहा था। लेकिन जैसे ही इनका विनाश हुआ तो सोवियत संघ है एक महाशक्ति के रूप में उदित हुआ और अब इस विश्व में दो प्रकार की जो महाशक्तियां हैं वो सामने आ गई थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इनके बीच में विचारधाराएं थी, एक तो पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। ये पद्धतियां इन देशों में थी, उदारवादी लोकतंत्र और साम्यवादी लोकतंत्र। तो जब चरम अवस्था में था तो अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस और सोवियत संघ के जो नेता हैं जोसेफ स्टालिन, ये दोनों के बीच में बड़ा वाद युद्ध होता था। अतः शीत युद्ध को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि यह दो देशों के बीच में, दो विचारधाराओं के बीच में, दो जीवन पद्धतियों के बीच में और चरम अवस्था में था तो दो व्यक्तियों के बीच में आपसी मतभेद की थी। ये युद्ध अस्त्र शस्त्रों से लड़ा जाने वाला नहीं था, ये युद्ध मनों में लड़ा जाने वाला, मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला, ये पत्र पत्रिकाओं के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था, ये गोलों और भाषणों के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था। इसमें एक महाशक्ति दूसरी महाशक्ति को कूटनीतिक रूप से धराशायी करने की सोच रखती थी कि हम कूटनीतिक रूप से उन्हें मार दें। तो ये सह और मात का खेल है वो पूरी तरीके से चल रहा था। इस रूप में हम इस शीत युद्ध को पूर्ण रूप में परिभाषित कर सकते हैं और इसमें जो प्रमुख रूप से लड़ाई हो रही थी वो मानव के मस्तिष्क में लड़ाई हो रही थी। नेतृत्वकर्ताओं के मस्तिष्क में यह बात थी कि हमसे सामने वाली जो महाशक्ति है उसे धराशायी कर देंगे और जो उनकी विचारधारा है उसको धराशायी कर देंगे और हमारी जो विचारधारा है उसका प्रसार है वो पूरे विश्व में होना चाहिए। इस वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका है उसने पूरे विश्व के देश हैं उनको अपने गुट में संबद्ध करने की कोशिश की और सोवियत संघ है उन्होंने पूरे विश्व के देश हैं उनको अपने गुट में संबद्ध करने की कोशिश की। यूरोप है उसकी स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि यूरोप भी दो भागों में विभाजित हो गया था। जो पश्चिमी यूरोप के देश हैं वो तो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके नियंत्रण में आ गए थे और
जो पूर्वी क्षेत्र है वो सोवियत संघ के नियंत्रण में आता हुआ दिखाई दिया। तो पूर्वी क्षेत्र को हम देखें और पूर्वी क्षेत्र के ऊपर जो 7 राज्य उनमें सोवियत संघ है, उन्होंने साम्यवादी सरकारों की स्थापना करवा दी थी। और इस गुटिया प्रतिस्पर्धा में एक जो चीज है वो 1949 में और देखने को मिली थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सैनिक गठबंधन नाटो का निर्माण कर लिया था। और इस नाटो में उन्होंने पश्चिमी यूरोप के देशों को संपर्क करना शुरू कर दिया था। और इसका सिद्धांत बना दिया था कि अगर नाटो के किसी एक देश के ऊपर आक्रमण होगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो इस प्रकार से एक सैनिक गठबंधन का भी उदय हो गया था। और फिर इसी का जो प्रति उत्तर है सोवियत संघ ने भी दिया था नाटो का प्रति उत्तर। और उन्होंने 1955 में वार्सा पैक्ट का निर्माण किया था और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं उन्हें उस वार्सा पैक्ट के साथ में जोड़ दिया था। और इस प्रकार से सोवियत संघ ने भी ये सिद्धांत बनाया था कि अगर वार्सा पैक्ट के किसी एक देश के ऊपर आक्रमण होता है तो सामूहिक रूप से उस आक्रमण का जवाब दिया जाएगा। इस रूप में हम ये कहें कि ये दो सैनिक गठबंधन हैं जिनकी भी पूरी तरीके से लड़ाई थी। इस रूप में जो शीत युद्ध है उसका उदय हो चुका था और इसका जो प्रचार प्रसार है वो भी पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा था। जब हम इनके कारणों की बात करते हैं तो कारण शीत युद्ध के कोई एक नहीं रहे, अपितु ऐतिहासिक कारण में हम 1917 की बोल्शेविक क्रांति को देखते हैं। वार्सा बाल्कन समझौता किया था, वर्साई की संधि हुई थी 1919 में, याल्टा समझौता हुआ था, सैनिक गठबंधनों का उदय हो गया था, आपसी प्रतिस्पर्धा हो गई थी। पूरे जो यूरोप है या जर्मनी है उसमें अपना नियंत्रण स्थापित करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो रही थी। ये जो प्रश्न ऐसे थे ये कारण ऐसे थे जिससे शीत युद्ध है वो आगे बढ़ ही गया। ये विश्व है वो सशंकित और आशंकित होने लगा। और पंडित जवाहरलाल तो ये कहते थे कि हम निलंबित मृत्यु दंड का जीवन जी रहे हैं। पता नहीं दोनों महाशक्तियां हैं जो परमाणु शक्ति संपन्न भी बन चुकी हैं, एक चिंगारी कब पूरे विश्व में आग लगा दे और तीसरा विश्व युद्ध उसका कारण बन जाए। ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं वो इस दौरान आई भी थे। हम U2 विमान कांड की घटना को देखते हैं जो 1962-61 में हुई थी। उसके बाद में क्यूबा की घटना को देखते हैं जो 1962 में हुई थी। ये घटनाएं ऐसी थी जिन्होंने उस समय विश्व के देशों को ज्यादा आतंकित कर दिया था और ऐसा लगने लगा था कि अब दोनों महाशक्तियों के बीच में तीसरा विश्व युद्ध भी होगा। लेकिन यूएनओ की स्थापना हो गई थी, विश्व के और देश भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे, गुट निरपेक्षता का निर्माण हो गया था, अन्य संगठनों का भी निर्माण हो गया था और अपनी अपनी भूमिका का जो संपादन है वो सारे के सारे देश हैं और जो विश्व का शांति संगठन है वो कर रहा था। और कोशिश ये हो रही थी कि विश्व में कहीं पर भी शांति और सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इस वजह से इस शीत युद्ध में उतार चढ़ाव है वो आते रहे और आखिरकार 1970 में मॉस्को बोन का जो समझौता हुआ था उस मॉस्को बोन के समझौते में जर्मनी की जो स्थिति है उसको सोवियत संघ ने भी स्वीकार कर लिया था। और यहाँ पे जो शीत युद्ध है उसमें काफी हद तक एक शिथिलता आने लगी। हालांकि उतार चढ़ाव तो आगे भी चलते रहे लेकिन ऐसी चरम परिणति जो 1970 से पहले देखने को मिलती थी वो 1970 के बाद में नहीं देखने को मिली। और धीरे धीरे ये जो उतार चढ़ाव का जो दौर है वो चलता रहा। इसमें मिखाइल गोर्बाचोव की जो दो नीतियां हैं उन्होंने इस शीत युद्ध में शीत युद्ध की स्थिरता में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था और वो थी ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्रोइका। ये जो पुनर्गठन और खुलापन की नीति थी इन्होंने धीरे धीरे जो सोवियत संघ है उसे एक खुली अर्थव्यवस्था के रूप में देखा। और ये जो खुली अर्थव्यवस्था है एक तरीके से ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ये एक रूप था। इस वजह से जो सोवियत संघ है वो धीरे धीरे उस कट्टरपन है उससे दूर होता गया और 1989 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। ये जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था यहीं से एक तरीके से शीत युद्ध है उसका अंत मान लिया जाता है। और इसकी जो औपचारिक घोषणा है या हम ये कहें
कि शीत युद्ध की जो औपचारिक अंत है वो 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के साथ में हो गया था। अब इस विश्व में केवल और केवल एक ही महाशक्ति रह गई थी, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब विश्व में दो महाशक्तियां नहीं रही, और दो महाशक्तियां नहीं रही तो फिर किसी प्रकार की कोई प्रतिद्वंदिता भी नहीं रही। 1991 में जो विश्व राजनीति है उसमें बहुत सारी जो नई विचारधाराएं वो सामने निकल कर आई थी, जिनमें हम प्रमुख रूप से उदारवाद को देखते हैं। प्रमुख रूप से हम जो नई नीतियां हैं उनमें उदारीकरण की नीतियां हैं, भूमंडलीकरण की नीतियां हैं, निजीकरण की नीतियां हैं, इनको देखते हैं। तो इन्होंने ये जो विश्व का जो परिदृश्य है उसको ही पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। अब जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा है उसमें सारे के सारे देश हैं वो किसी भी देश के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों को स्थापित कर सकते थे, कूटनीतिक संबंधों को स्थापित कर सकते थे। अब 1991 के बाद में ऐसी स्थितियां नहीं रही कि दोनों की दोनों महाशक्तियां पहले अपने गुटिया जो देश हैं उनको अपने कंट्रोल में करके रखती थी। अब वो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से धराशायी होता हुआ दिखाई दिया, और विश्व के जो देश हैं वो उन्मुक्त होते हुए दिखाई दिए और अपने स्तर पर विश्व के देशों के साथ में संबंधों का निरूपण करने लगे। विश्व के देशों के साथ में अपने कूटनीतिक संबंधों को, राजनीतिक संबंधों को, व्यापारिक संबंधों को, आदि संबंधों को अपने स्तर से देखने लगे, और विश्व में फिर क्षेत्रीय जो संगठन है उनका भी उदय होने लगा था। और धीरे धीरे जो ऐसे राष्ट्र थे जिनके ऊपर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर रखा था वो वास्तविक रूप में स्वतंत्र होने लगे और वो धीरे धीरे एक शक्ति के रूप में भी उभरने लगे। आज हम वर्तमान संदर्भ में देखते हैं तो ये जो शीत युद्ध वाली स्थिति है ये वर्तमान में दिखाई नहीं देती। हालांकि ये जरूर है अभी भी विचारधाराओं के आधार पर जो राष्ट्र हैं उनमें किसी प्रकार के मतभेद या नोकझोंक है वो जरूर देखने को मिल जाती हैं, लेकिन उस प्रकार की स्थिति नहीं देखने को मिलती जिस प्रकार की स्थिति 1945 से लेकर 1991 के बीच में देखी गई थी। आगे हम निरंतर अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।